students, in a previous lecture we have studied about the various type of organization, that matrix, linear, functional, formal, informal and all that. But in our today's lecture we are going to study about the decentralization. But before starting this chapter, I want to clear the difference between the centralization and the decentralization. अब सेंट्रलाइजेशन क्या है, तो कि जहां पे सारी पावर एक ही जगह पर होती है, राइट? दैट मीन्स द ऑल पावर रिमेन्स विद द टॉप लेवल, देन इट इज अ सेंट्रलाइजेशन. Why? Because all the remain at the center of the top level. तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रलाइजेशन बोलेंगे. मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी में सारी पावर सिर्फ एक ही पर्सन के पास है या सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रलाइजेशन. बट डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कि जहां पे आप पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हो, पावर टॉप लेवल पर भी होती है, मिडिल लेवल पर भी होती है और बॉटम लेवल पर भी होती है. दैट मीन्स द पावर एंड द ऑथोरिटी और द रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड मैनरली from top to the bottom level. So here the meaning is given: the delegation of the power from upper to lower level in orderly manner is known as a decentralization of power. मतलब जब आपका जो पावर है वो अपर लेवल से लोअर लेवल पर आता है ऑर्डरली मैनर में. मतलब सबसे ज्यादा पावर किसके पास? टॉप के पास, फिर थोड़ी कम होके मिडिल लेवल के पास, फिर और थोड़ी कम होके बॉटम लेवल के पास. उसको हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर. देन अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, अब हेनरी फ्योल ने यहाँ पे एक डेफिनेशन बना के दी है that to assign a power to the superior to enable the distribution of the work and to include in a decision making process is called the decentralization of the power. मतलब आप एक वर्क फिनिश करने के लिए आप पावर असाइन करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क मतलब काम भी देते हो, पावर भी देते हो, ऑथोरिटी भी देते हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हो टू कंप्लीट द वर्क. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करने के बाद मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि भाई आपको इस पर्सन को ये काम देना है. काम देने के बाद आपको लगता है कि ये काम फिनिश करने के लिए उसे अथॉरिटी भी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चाहिए, तो आप उसे वो भी असाइन करोगे फॉर दैट वर्क. मतलब आपने वर्क फिनिश करने के लिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी जाती है उसको हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द प्रोसेस. क्योंकि सारी पावर किसी एक पर्सन के पास नहीं होती है. सपोज प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? प्रोडक्शन मैनेजर की. सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? तो सेल्स मैनेजर की. फाइनेंस की किसकी? तो फाइनेंस मैनेजर की. सो स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. अगर बॉटम लेवल पे कोई काम होगा तो या कोई प्रॉब्लम होगी तो सुपीरियर उसके पास इतनी अथॉरिटी है तो वो उसे शॉर्ट आउट कर सकता है. फिर अगर मिडिल लेवल पे प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो प्रोडक्शन मैनेजर उसको सॉर्ट आउट कर देगा. तो स्टेप बाय स्टेप इससे क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स है वो टॉप लेवल तक जाती नहीं है, वो वहीं की वहीं सॉल्व हो जाती है. अगर सपोज मान लो कि बहुत बड़ी कंपनी है तो उसका जो ओनर है उसने सारी पावर अपने पास ही रखी है कि भाई कंपनी के सारे डिसीजन मैं ही लूंगा, ठीक है. तो अगर बॉटम लेवल पे कोई प्रॉब्लम आती है तो बॉटम लेवल पे किसी को इतनी अथॉरिटी नहीं दी गई कि वो डिसीजन ले सके. तो ऐसे टाइम पे क्या होगा कि वर्क इनकम्प्लीट रह जाएगा, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब तक आप आगे काम नहीं कर सकते हो. तो जो सुपीरियर होगा वो अपने मैनेजर को बताएगा, मैनेजर अपने हेड को बताएगा, हेड फिर जनरल मैनेजर के पास जाएगा और जनरल मैनेजर फिर टॉप लेवल पर सबको बताएगा और वो सोल्यूशन आते आते टाइम लग जाता है. ये टाइम कंज्यूमिंग है सेंट्रलाइजेशन. तो वो जब तक डिसीजन नहीं लेगा तब तक क्या होगा, काम वहीं का वहीं अटका रहेगा and you can't finish your work on the time. So ऐसे टाइम पे जो हमारा ये डिसेंट्रलाइजेशन है वो काम आता है कि भाई अगर हम लोगों ने सुपरवाइजर को अथॉरिटी दे रखी होती तो अगर बॉटम लेवल पे कोई प्रॉब्लम आती तो सुपरवाइजर उसे सॉल्व कर सकता. हाँ, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उसे आगे पूछना पड़ेगा. अब लेकिन अगर उसके अंदर आता है कि भाई ये डिसीजन मैं ले सकता हूँ और इतनी अथॉरिटी मेरे पास है, तो वो डिसीजन लेकर उसको वो क्या कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. सो दैट इज व्हाई हेनरी फ्योल से कि जो आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करते हो तो आपका वर्क
भी डिस्ट्रीब्यूट होता है और ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, एंड दैट इज कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम लोगों ने इंपॉर्टेंस तो देख ही लिए कि भाई वर्क डिस्ट्रीब्यूट होता है तो और ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वर्क क्या हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस में पहला क्या है, दैट क्विक डिसीजन। आप कोई भी डिसीजन हो तो जल्दी ले सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि बॉटम लेवल पर कोई काम होगा और अगर सुपरवाइजर को हम लोगों ने अथॉरिटी दे रखी है तो वो तुरंत डिसीजन लेगा। एंड सेकेंड थिंग कि अगर आप पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड बनाते हो तो आपको पता है कि वो उस फील्ड में बहुत सालों से है, तो वो कोई भी डिसीजन जल्दी ले सकता है। जैसे कि अगर कोई ओनर है तो ओनर सब फील्ड का तो एक्सपर्ट नहीं होगा, राइट। जैसे उसको प्रोडक्शन के बारे में भी सब पता हो, सेल्स के बारे में भी सब पता हो, फाइनेंस भी आता हो, सब कुछ आता हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अगर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास में अगर उसका नॉलेज नहीं है तो वो डिसीजन नहीं ले पाएगा ओनर। लेकिन अगर मान लो कि प्रोडक्शन मैनेजर है तो प्रोडक्शन मैनेजर के पास तो प्रोडक्शन के सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। ओके, तो वहां पे डिसीजन क्या हो जाता है, क्विक होता है। बिकॉज अगर प्रोडक्शन मैनेजर अपना काम वहीं पर संभालता है, वो वहीं काम करता है, तो उसे पता है कि कौन सी प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन आएगा। So at that time the decision can be made quickly. So इसका एक important है कि that is we can take the quick decision. Less workload on the top level. अब top level के पास काम कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम आई तो बॉटम लेवल पर ही सॉल्व हो गई, बॉटम से नहीं हुई तो मिडिल लेवल को बोला गया तो मिडिल लेवल ने सॉल्व कर ली। तो बहुत ऐसी कम प्रॉब्लम होती है जो टॉप लेवल तक जाती है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो गया। और दूसरा कि आपने पावर और अथॉरिटी दी है तो आपने काम भी तो दिया होगा, तो काम भी क्या होता है, फ्लो में होता है और इजीली काम वर्क कंप्लीट होता है। तो टॉप लेवल का वर्कलोड क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। देन इंक्रीज इन मोटिवेशन। अब यहाँ पे मोटिवेशन इंक्रीज होता है किसका, हमारे एम्प्लॉइज का। क्यों? क्योंकि उनको अथॉरिटी दी गई, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, उनको पावर दी गई। दैट मीन्स उनको क्या लगता है, दैट कंपनी हैव अ ट्रस्ट ऑन अस, वो हम पे भरोसा करते हैं इसलिए वो हमें पावर देते हैं। तो वो अंदर से क्या हो गए, मोटिवेट हो गए। दे विल ट्राई टू डू द मच बेटर वर्क देन द बिफोर। वो पहले से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे ताकि वो क्या कर सके, अपनी कंपनी को अच्छा काम दे सके। तो यहाँ पे हमारे जो एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज में हर कोई आता है, मैनेजर्स आते हैं, वर्कर्स आते हैं, सुपरवाइजर आते हैं, हेड आते हैं, तो दे विल ऑल गेट मोटिवेटेड एंड देयर मोटिवेशंस आर इंक्रीज्ड। इंक्रीज इन मैनेजमेंट एबिलिटी। अब अगर जब आप पावर और अथॉरिटी देते हो तब एक पर्सन क्विक डिसीजन लेना सीखता है। जैसे कि सपोज जब तक आपके पास अथॉरिटी नहीं होगी तब तक आप कोई काम इफेक्टिवली नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आपको काम दिया जाता है, आपको अथॉरिटी दी जाती है, तो आप उस काम को बेटर करने की कोशिश करोगे। तो ऐसे टाइम पे क्या इंक्रीज होता है, मैनेजमेंट एबिलिटी। किस चीज को कैसे मैनेज करना है, किस चीज को कैसे वर्क फिनिश करना है, दैट इज ऑल इंक्रीज। तो अगर एक पर्टिकुलर पर्सन का इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि अगर प्रोडक्शन मैनेजर है, वो बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है, उसको पावर दी गई, अथॉरिटी दी गई है, तो उसकी मैनेजमेंट एबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर उसको पता है कि भाई मेरे पास तो पावर है नहीं तो मैं ये काम नहीं कर सकता, तो वो उसके बारे में सोचेगा ही नहीं। लेकिन अगर हम बोले कि भाई यू कैन टेक दिस डिसीजन, सो वो सोचेगा कि भाई इसका सोल्यूशन कैसे हम लाए, तो क्या इंक्रीज होगा, उसकी एबिलिटी इंक्रीज होगी। और ऑफ कोर्स अगर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट किसी एक वर्कर की भी एबिलिटी इंक्रीज होती है तो इनडायरेक्टली क्या इंक्रीज होती है, हमारी मैनेजमेंट एबिलिटी भी इंक्रीज होती है। सो बाय गिविंग अ पावर एंड द ऑथोरिटी टू द वर्कर वी कैन इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑल्सो। इफेक्टिव कंट्रोल। अब हर किसी को पता है कि उसके ऊपर हेड कौन है, वर्कर को पता है कि मेरे ऊपर सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर को पता है मेरे ऊपर हेड मैनेजर है, उसको पता है मेरे ऊपर जनरल मैनेजर है। तो कंट्रोल करना क्या हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। आप कर सकते हो, सुपरवाइजर वर्कर को डांट सकता है कि भाई तू काम ठीक से नहीं कर रहा है, अगर सुपरवाइजर नहीं करेगा तो मैनेजर उसको डांटेगा,
मैनेजर काम नहीं करेगा तो जनरल मैनेजर उसे डांट करेगा। तो कंट्रोल क्या रहता है, इफेक्टिव रहता है। सबको पता होता है कि मेरा हेड कौन है और सबको ये भी पता होता है कि मैं किसका हेड हूं। सो कंट्रोल बिकम इफेक्टिव ड्यू टू द डिसेंट्रलाइजेशन। एंड लास्ट पॉइंट इज हार्मनी इज क्रिएटेड। अब ये सब के कारण क्या होता है कि मैनेजमेंट में और कंपनी में पीस बना रहता है, शांति बनी रहती है। बिकॉज एवरीवन नो दैट विच वर्क इज डन बाय मी, who has to assign me the work and to whom I have to submit my work, right? कि मुझे किसको काम देना है, मुझसे किसे काम लेना है, everything is clear। मुझे पता है मेरा बॉस कौन है, मुझे पता है कि मुझे किसको काम देना है, तो सारा क्लियर है ना। मैं उसको काम सबमिट करूंगी, किसी और को काम दूंगी। सो दिस इज ऑल। तो उसके कारण क्या होता है कि हार्मनी इज क्रिएटेड, एवरीवन नोज दैट हु इज माय बॉस। सो ड्यू टू दैट कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है, वर्क सारा फ्लो में जाता है, और अगर काम आपका सही से जा रहा है तो योर पीस विल बी देयर इन योर मैनेजमेंट। सो योर हार्मनी इज क्रिएटेड ड्यू टू द डिसेंट्रलाइजेशन। Okay students, so this is all about the decentralization. Thank you.